जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मई इतवार का दिन है आज और कोविड के ऊपर जो मालूमात आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मालूमात आगे बढ़ सकें और समझ सकें कोविड को। दुनिया में जो डाटा सबके सामने आ रहा है, आदाद शुमार, वो हम सब देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जो 3 बातें सिर्फ आपके सामने बार बार हम कह रहे हैं, वो रखिएगा जहन में कि हजूम से दूर रहना है, करीब करीब नहीं बैठना है, जिनको आप नहीं जानते हैं ख़ास तौर पर उनके करीब नहीं होना है, और जहाँ पर छोटी जगह हो जहाँ हवा गुज़र पसंद ना हो, उससे दूर रहने की कोशिश करना है भरपूर। ताज़ा हवा कमरे में आने देना है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आने देना है। मास्क लगा लें ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियों से और अपने सेहत को महफूज कर सकें जब तक कि हमें मालूमात मुकम्मल नहीं हो जाती अपने इस वायरस के बारे में। अच्छा जी, आज हम आपको फिर वो लेके चलता हूँ, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि जो साइंस का डाटा होता है, इसकी जो सही जगह होती है वो टीवी सेशन नहीं होता, रेडियो नहीं होता, ये इस तरह में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं होता। मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं साइंटिफिक डाटा पे बात करूँ आपके पास। अपनी मेरी कोई इसमें ज़ाती कमेंट जो है वो बग़ैर साइंटिफिक डाटा के नहीं होता। अगर कहीं होता तो ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो जो साइंटिफिक पेपर्स हैं उसके ऊपर जो कंक्लूजन्स हैं उसी को मैं सामने रखता हूँ। तो साइंस का डाटा जो है वो टीवी में खबरनामा करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश नहीं किया जाता। उसके लिए बेहतरीन जर्नल्स दुनिया के मौजूद हैं, क्लास 1 जर्नल्स हैं, वहाँ अपना डाटा पेश कीजिए, उसको वो लोग असेस करते हैं, उसका सैम्पल साइज़ देखते हैं, आपका मेथड देखते हैं, फिर ये बताते हैं कि आपका डाटा कितना काबिल एतमाद है छपने के लिए। और जिस बुनियाद पर साइंस खड़ी हुई है वो पब्लिकेशंस ही हैं। अच्छा, मैं उन पब्लिकेशंस की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में तरक्की पाने के लिए पब्लिश करवाई जाती हैं। उन पब्लिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ जिसको दुनिया में, अच्छा ये दुनिया भर में होता है, जाली पब्लिकेशंस, गैर मेरी पब्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बेहतरीन जर्नल्स हैं, जो बेहतरीन इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स वो भरपूर साइंटिफिकली होती है और वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड होती है, उसका रिव्यू हुआ होता है। और तो हम उन डाटा पे बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर वो ये बता दूं कि कोविड खुद कम नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इसके नतीजा जो है वो उसमें पैनिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मालूमात बहुत महदूद हैं इसलिए। और बॉडी के अंदर जो आपका डिफेंसिव सिस्टम है उसका जो रिएक्शन है बहरहाल वो ओवर रिएक्शन है और वो अल्टीमेट नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रहा है। ये भी बात अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम हो चुकी है कि कोविड से मरने वाले बराह रास्त वो उनमें कोई ना कोई और दूसरी बीमारियां मौजूद थीं। 90% कहीं पर आया, कहीं पे 86% आया, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, मुख्तलिफ या यूके की रिपोर्ट्स हों, तो वो तो आ चुकी हैं। तो आज आपके सामने फिर न्यूयॉर्क की रिपोर्ट रख देता हूँ, जो न्यूयॉर्क सिटी की रिपोर्ट है। 5700 ये पेशेंट हैं, इनमें जो लोगों का इंतकाल हुआ तो उसमें 88% यानी कि 100 मरीज़ अगर पहुँचे न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्होंने उन 100 मरीज़ जो इंतकाल हुए वहाँ पर 5700 जो मरीज़ इंतकाल हुए, उसका डेटा में अगर वो देखते हैं तो 88% वो लोग थे जिनमें एक या एक से ज़्यादा बीमारियाँ मौजूद थी पहले से, और वो बीमारियाँ भी ख़तरनाक हद तक थी, जिनका मिसाल है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, यानी हाइपरटेंशन के बारे में वो कहते हैं 53%, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, ओबेसिटी मोटापा वो कहते हैं 42%, और डायबिटीज़ मेलाइटिस 32%। इस तरह और भी बहुत सारी बातें। ये बार बार मैं जो कोमॉर्बिडिटी की तकरार कर रहा हूँ वो ये बताने के लिए तकरार कर रहा हूँ कि हमारे लिए वो कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें ये ख़तरा बन सकता है, ताकि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमें बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जो लोग भी कोविड से मुतासिर हो रहे हैं ज़्यादा, उनमें ख़तरे वाले लोगों में जिनका पास ब्लड प्रेशर है, जिनके पास डायबिटीज़ का मसला है, जो मोटापा है, जिनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है। अच्छा जी, अब कुछ रियल वर्ल्ड में आ जाएं, हकीकी दुनिया में आ जाएं और समझने की कोशिश करें कि दुनिया के साथ हो क्या रहा है और हम किस तरह सोच रहे हैं, हमारा मीडिया हमें किस तरह ले जाता है। अच्छा, मैं टीवी बहुत रेयर केस में आजकल देख रहा हूँ, तो जो है पिछले 2 दिन से मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन जो व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू लोग शेयर करते हैं, तो उनसे भी यही अर्ज़ करता हूँ कि भाई साइंटिफिक डेटा
साइंटिफिक जर्नल से पढ़ने दीजिए। ये टीवी पे आके कहना कि जी मैंने वैक्सीन ईजाद कर लिया है, मैंने टैबलेट ईजाद कर लिया है, मैंने सिरप ईजाद कर लिया है, इन सब बातों की अहमियत नहीं है। कभी इनके ट्रायल्स के ऊपर भी वो बात करते रहेंगे। फिर वक्त आज हम दूसरी बात करना मैं चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, अल्लाह मियाँ का निज़ाम दुनिया के साथ कैसा मुख्तलिफ बर्ताव कर रहा है, या दुनिया ने अपने लिए कैसा डिज़ाइन किया हुआ है इस वक्त, वो आपको मैं वो आज शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे बताया था कि मुख्तलिफ उम्र की बुनियादों पर वो मुख्तलिफ वो एज ग्रुप बनते हैं। कुछ कहीं पे बूढ़े ज़्यादा होते हैं, कहीं पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे बीच के जो वो अधेड़ उम्र के लोग ज़्यादा होते हैं, कहीं जवान ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे, जवान, अधेड़ उम्र और बुज़ुर्ग, तो जिस जगह हेल्थ केयर बहुत अच्छा है वहाँ बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा है, ये सादा सी बात है। और जहाँ पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल है वहाँ बच्चे कम हैं। जहाँ पॉपुलेशन पिछले 10 साल पहले कंट्रोल थी तो वहाँ अधेड़ उम्र के लोग कम हैं। जहाँ पिछले 30 साल पहले कम थी तो वहाँ जो अधेड़ उम्र और बुजुर्ग के दरमियान के लोग हैं वो कम हैं। तो इस तरह शेड्यूल बना हुआ है। तो आइए हम आज दो हिस्सों को देखते हैं। एक 25 साल से कम उम्र वाले लोग दुनिया में कितने हैं वो आपको बताते हैं। तो जिनकी उम्र 25 साल से कम है, मैंने 5-6 मुल्क इस साइड लिखे हैं, 5-6 मुल्क इस साइड लिखे हैं समझने के लिए। तो आप देखिए इटली में 24% उनकी जो पॉपुलेशन है, अगर 100 लोग हैं उनमें से 24 साल वो लोग हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर 24 साल तक है। इटली में कितने? 24। और वही अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो 56 है, वो 56, तो तकरीबन डबल पर है या ज़्यादा है। आइए आप देखिए, स्पेन डेवलप कंट्री है, एक लिहाज से मेडिकल केयर सिस्टम बहुत डेवलप है वहाँ पर जो 24 साल से कम उम्र के लोग हैं वो हैं 25% हम बराबर में देखते हैं इंडिया 44%, अगेन क्लोज टू डबल। फिर अब देखिए बेल्जियम, जहाँ बहुत लोग इंतकाल कर रहे हैं, वहाँ पर जो कम उम्र के जो लोग हैं 24 साल से नीचे वो हैं 24%। मैं बराबर में बांग्लादेश लिखता हूँ, वहाँ है 45%, फिर डबल 45। चाइना 29% हैं लोग 24 साल से कम उम्र, बराबर में अफ़गानिस्तान 62%। वहाँ बच्चे बहुत हैं, यानी पिछले 24 सालों में जो लोग पैदा हुए वहाँ पर वो 62% उनकी टोटल आबादी का हैं। हॉलैंड, नीदरलैंड, वहाँ पे 27, पिछले 24 सालों में जो लोग पैदा हुए उनकी आबादी का वो 27% है। बराबर मैंने ईरान को रखा है, वहाँ 37। ईरान इस साइड पोल में नीचे है लेकिन फिर भी 37 है, इस पोल के सबसे टॉप पर आता है। अमेरिका में 31, 24 साल से कम। नाइजीरिया में 62%। अच्छा, अमेरिका नाइजीरिया का कंपेरिजन नहीं है, मैं 2 ग्रुप लेके चल रहा हूँ। यूके में 29, 24 साल से कम उम्र के लोग। श्रीलॉन, एक अफ्रीकन कंपनी की मिसाल मैंने यहाँ देने की कोशिश की है, वहाँ 60 ईयर्स। सूडान 61 ईयर्स, 61% सूडान में। श्रीलॉन में 60%, रशिया में 27%। तो अब आइए, जिस जगहों पे कम है वो कौन है? इटली 24%, स्पेन 25%, बेल्जियम 24%, चाइना 29%, हॉलैंड 27%, अमेरिका 31%, यूके 29%, रशिया 27%। यानी सारे 20s में हैं। एक ही 31 पे गया अमेरिका, कि इनके यहाँ जो 24 साल से कम उम्र के लोग हैं इनकी पॉपुलेशन में हिस्सा जो है वो 20s में है। इस साइड आइए, पाकिस्तान 56, इंडिया 44, बांग्लादेश 45, अफगानिस्तान 62, ईरान 37, नाइजीरिया 62, श्रीलॉन 60, सूडान 61। तो आपको नज़र आएगा फ़र्क। ये मैंने कुछ पोल बना लिए, ऐसे ही फ़र्क है। तो दुनिया की जो मैक्सिमम आबादी वो इन जगहों पर है जहाँ आबादी 24 साल से कम उम्र के लोगों की ज़्यादा है। तकरीबन डबल का फ़र्क नज़र आता है, बड़ा सिग्निफिकेंट। अच्छा, लोग जो कोविड नुकसान बचा रहा है वो किसको कर रहे हैं? बूढ़े लोगों को। तो इस ग्रुप में जो पहले हमारे डेवलप कंट्री के जो ग्रुप है, इसमें बदकिस्मती से कोविड ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है बनिस्बत जो डेवलपिंग कंट्री के, वहाँ पे लोग ही कम है। जवान लोग जो हैं वो जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ नुकसान कम पहुँच रहा है उनको। जवानों में आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है उसका सूरत हाल क्या है? अब मैं पहले इस ग्रुप को पढ़ लेता हूँ। इटली में जिन लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है वो 22% है, यानी उनकी आबादी का 22%, यानी अच्छे खासे बूढ़े लोग मौजूद हैं। स्पेन 18.5%, 18.5, बेल्जियम 19%, चाइना 12%, हॉलैंड 20%, USA 17%, UK 18.5%, रशिया 16%। तो आप देखें सब
22, 18, 12, 20, 17, 18 इनकी जो टोटल आबादी है उसमें 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो 20% से डबल डिजिट पर 20% तक हैं वो क्लोज। अब इधर देखते हैं, यानी कि इनके पास बुजुर्ग बहुत सारे हैं। इधर क्या है, पाकिस्तान 4.4%, 100 में से 4 बूढ़े हैं इनके पास। इंडिया 8%, बांग्लादेश 7%, अफगानिस्तान 2.8%, यानी 3। 100 अगर उनके पास आबादी है तो बूढ़े जो 65 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं इनके पास वो सिर्फ 3 है 100 की आबादी में। सारे जंगों में शायद मारे गए। ईरान 6%, नाइजीरिया 3.3%, अफ्रीका में नहीं है, लोग जल्दी मर जाते हैं शायद। श्रीलंका 3.7%, सूडान 3%। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बूढ़े लोग जो हैं वो डबल डिजिट पे पहुँचे भी नहीं। 3%, 3.7, 3.36, 2.8, 7, 8.8, 4.4। और इस ग्रुप में देखिए जो उम्रा के लोगों का जो मुल्क है, इटली 22, स्पेन 18.5, बेल्जियम 19, चाइना 12, हॉलैंड 20, यूएसए 17, यूके 18.5, रशिया 16। ये क्या मैसेज दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि जो डेथ सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है वो उम्रदराज लोगों को कर रही है। तो बदनसीबी से जो जिन कंट्रीज़ का मैंने पहले नाम लिया, इटली से लेकर यूएसए तक का, यहाँ पर जो उम्रदराज लोग हैं वो 20% के लगभग ज़्यादा हैं। और इधर जो 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 लोग जिन कंट्रीज़ को आप वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रजाइल कंट्री, जिनके पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं उनके मुकाबले में, तो वो बहुत कम है। अच्छा, अब आपको हेल्थ एंगेज बातें तो रोज़ाना पता चली रही हैं और साइंस अनकवर होती जा रही है। आपको ये भी तकरीबन पता लग गया होगा, लैंसेट में पब्लिश हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर ये बात फिट हुई कि जी जो वेंटिलेटर है वो 80% नुकसान पहुँचा रहा है। जो लोग वेंट पे जा रहे हैं 80% वापस नहीं आ पा रहे हैं। बाज़ जगहों पे तो 88% तक आ गया है। अब ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन ये लैंसेट जैसे जर्नल से अंदर पब्लिश हो रहा है 88%। तो फिर वेंट पे ले जाकर हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं और क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं कौम की, वो सब सोचने वाली बात है ये। तो जो डेथ रेट है वो बढ़ा हुआ है एज ग्रुप के साथ, ठीक है। जो WHO ने कल हमने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया था उसमें उसने कहा था कि 4 करोड़ लोग मर सकते हैं, और उनके मुताबिक 4 करोड़ 6 लाख लोग मर जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो कुछ अगर मिटिगेशन स्ट्रेटजी करेंगे, डिस्टेंसिंग करेंगे और वो बंद करके रखेंगे, और मुख्तलिफ जो उन्होंने तरीके बताए थे कि टेस्ट करो, तो उससे जो है शायद वो 2 करोड़ हो जाएंगे। तो 2 करोड़ होने के लिए, यानी कि 2 करोड़ का मतलब है कि 200 लाख, तो 200 लाख को अगर आप 9 महीने या 10 महीने में डिवाइड कर लें तो फिर हर महीने का बन जाता है 2 लाख, 20 लाख बन जाता है। तो वो 20 लाख इस महीने इंतकाल नहीं हुआ। तो इनका ये जो आदाद व शुमार की जो निशानदेही थी वो बदतरीन तरीके से गलत साबित हो रही है। तो इनको चाहिए कि वो देख लें या बता दें कि जी हमारी समझ में गलती आ रही है, और अगर उनको समझ में आ जाता है कि उसमें क्या नुक्स था तो वो जितनी जल्दी उन्होंने मचाई थी ये बोलने में, इधर भी जल्दी से मचा लें। क्योंकि 26 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि 4 करोड़ लोग मर जाएंगे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 स्टार होटल में लाहौर के अंदर सैकड़ों लोगों का प्रोग्राम किया था। जब दुनिया, तो मुझे तो इनकी संजीदगी पे और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन के ऊपर बहुत सवालात हैं कि कैसे 15 मार्च को, जब दुनिया बंद हो चुकी थी, मैच यहाँ बंद हो रहे थे, आपने क्यों प्रोग्राम किया था क्लोज होटल में बैठकर 200 लोगों का और 250 लोगों का। तो उसका मतलब है कि आप का वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या फिर तफन्ने तबाह के लिए आप जो है वो मौज़ूआत बदलते रहे अपने। अब आइए चलते हैं, जो भी डाटा हमारा डेवलप हो रहा है वो डाटा कह क्या रहा है। डाटा ये कह रहा है कि जी जो लोग इंतकाल कर रहे हैं, देखिए 100 लोगों में से मरीज़ जा अस्पताल कितने रहे, ये आपने 7 अरब की आबादी, 7.5 अरब की आबादी से ये कहा 4 करोड़ लोग मरेंगे, तो हम ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि 8 करोड़ लोग अस्पताल जाएंगे, 4 करोड़ मर जाएंगे, या 12 करोड़ अस्पताल जाएंगे। तो 7 अरब की आबादी से 12 करोड़ लोग अस्पताल जाएंगे और उनमें से 4 करोड़ मर जाएंगे, जो कि डाटा तकरीबन ऐसे ही हो रहा है। तो आइए हम इसी बात को मान लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और मरेंगे वो कौन लोग हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, तो पता लगा एजेड जो ग्रुप है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं
कि जो एजड ग्रुप है ना, वो जिनकी उम्र 65 एंड अबव है, 75% जो टोटल डेथ हो रही है कोविड से, उनमें 75% वो जो लोग शामिल हैं उनकी एज 65 एंड अबव, 75%। और 23% वो लोग हैं जिनकी उम्र 45 एंड 64, मैं भी 49 का हूँ, 64 23% है। तो 45 से जो नीचे हैं वो तो 2% है। अच्छा, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है आपसे अपने सामने अंदर रख दी, 65 एंड अबव, वो तो है ही हमारे पास टोटल 4.4%। तो हमारी पॉपुलेशन में कितने जो हैं वनरेबल हैं उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, कितने आपके पास वनरेबल है। तो हमारी पॉपुलेशन में जो, अगर आप कहते हैं कि 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 85 लाख 90 लाख ऐसे लोग हैं जो जिनकी उम्र 65 साल से क्रॉस कर चुकी है। अब इन लोगों में अगर 1% लोग वो बीमार होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि 9 लाख लोग ये इसमें बीमार हो सकते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं वो 90,000 लोग, क्योंकि 80 लाख है, इसका 9% निकाल लें तो 1 लाख का 9%, 1 लाख का 1% 1,000 होता है, 10 लाख का 1% 10,000 होता है। तो इस तरह 90 लाख का उस तरह से आप उसमें से 2 ज़ीरो ख़त्म कर लीजिए तो वो 9 लाख हो जाते हैं, अगर आपके 90 लाख लोग मौजूद हैं। अब 9 लाख लोग जो हैं वो अस्पताल जाएंगे, और उसमें से जो हमें समझ में आता है कि 4.5 लाख लोग इंतकाल कर सकते हैं, जो आपने बताया था। कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही है, कोई मास्क वास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई दूर दूर नहीं रह रहे हैं। अब 4.5 लाख एक लम्हे के लिए हम इसको मान लेते हैं, उसको डिवाइड कर लीजिए अगले 9 माह में, तो वो कितना निकलता है पर डे के हिसाब से। तो वो पर डे के हिसाब से 200 निकलेगा। 200 लोग पर डे आपके इंतकाल करेंगे जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। तो वैसे अमूमी तौर पे कितने लोग इंतकाल करते हैं पर डे? तो अमूमी तौर पे भी आपके इंतकाल करते हैं तकरीबन 400 लोग। एक अंदाजे से बता रहा हूँ, वो 600 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। डेथ रेट भी तो है ना आपका, 1000 में से 8 लोग हर साल इंतकाल भी तो करते हैं। तो अगर 1000 में से 8 लोग हर साल इंतकाल करते हैं तो 1 लाख में से कितने हो गए? 800 हो गए। तो फिर ये 10 लाख में कितने हो गए? 8,000 हो गए। 1 करोड़ में कितने हो गए? 80,000 हो गए। 10 करोड़ में कितने हो गए? 8 लाख हो गए। 20 करोड़ में कितने हो गए? 16 लाख हो गए। 16 लाख को डिवाइड करें ना ज़रा 365 से। अब ये जो 16 लाख लोग इंतकाल करते हैं, इनमें एजेड ग्रुप जो है उसका कंट्रीब्यूशन 75% होता है। अच्छा, फिर तो हमें ये बताने का मकसद ये नहीं है कि ये फलां ने मर जाना है। मकसद ये है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन लोग ख़तरे में हैं। ख़तरे में बुज़ुर्ग हजरात हैं, ख़तरे में हमने ये बात तय हो गई है कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो हैं, तो उनको जो है उनके ऊपर भरपूर जो है वो मिटिगेशन और एहतियात की जाए उन लोगों के ऊपर, और उनको हम फोकस किया जाए। लेकिन ये जो ढोलक बजा था कि पूरी दुनिया में, अच्छा देखिए लोग मिला रहे थे 1918 से, उस वक्त बहुत साइंस कमज़ोर थी, मालूमात बहुत कमज़ोर थी, उसमें जवान लोग भी बहुत मरे थे सन फ्लू में। इधर जवान लोग बहरहाल वो रेशो नहीं है जो उसमें था। ये वायरस अभी ज़रा सा समझ में आना शुरू हुआ है, 4 महीने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस वायरस के बारे में समझ में आएगा कि वायरस क्या कर रहा है। लेकिन वायरस इस्तेहसाल कर रहा है बदतरीन तरीके से 4-5 चीज़ों का। मतलब औरत और मर्द के दरमियान में वो तमीज़ पैदा कर रहा है कि मर्द को ज़्यादा हिट कर रहा है। बच्चों में, बूढ़ों में तमीज़ पैदा कर रहा है। बच्चों में 2% है 45 ईयर से नीचे, बाकी सारा जो है वो उधर है उम्र दराज लोगों में। काले और गोरों में भी कर रहा है। जहाँ पे लोग 30% पॉपुलेशन में है, उनके यहाँ डेथ रेट 70 है। यूके के अंदर पॉपुलेशन 30% है, डेथ रेट 70 है। जिनकी पॉपुलेशन 70% है उनके डेथ रेट 30 है। तो कर रहा है। वजूहत क्या है, वो ये क्या हो रहा है वो बता रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आने वाले वक्त के साथ इंशाल्लाह साइंस उसको अनकवर करेगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। कमेंट के लिए मुझे 2 सवाल लोगों ने भेजे थे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एक ने कहा था कि जी N95 मास्क वो तो कैसे रोकता है वायरस को? वो तो माइक्रोन इतना बारीक नहीं होता, वायरस तो 0.05 माइक्रोन का है। वायरस 0.05 माइक्रोन का है, और ये तो 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा को नहीं रोक सकता। तो 0.05 कैसे रोकता है इसको? तो 0.05 अकेला नहीं घूम रहा, वो कपड़े पहन के घूम रहा है। वायरस ड्रॉपलेट के साथ है, और बड़े ड्रॉपलेट्स हैं तो वो उसके साथ वहाँ पे रुक जाता है। इसलिए हो सकता है कि चले मैं बात मान लेता हूँ कि क्रॉस भी कर जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट देता है। 95 मीन्स
ये इसकी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी है। 100% तो सर कुछ नहीं हो पाता, जब हम ये कहते हैं 100% वायरस रोकेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना, एक तो डूएबल कितना किया जा सकता है। तो N95 मास्क ज़रूर लगाइए जो लोग पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं ख़ास तौर पर, और ये डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि वो मैक्सिमम आपको प्रोटेक्शन कर सके। तो उसके अलावा लोगों का तबसरा वो टीवी के ऊपर था। टीवी पे जो लोग आए, हमारे जितने प्रोफेसर आए, उनके लिए अब क्या है, सूरत देख तू अपनी हालात के आईने में, तुझको अपनी ही सूरत से हया आती है, जिसकी रसवाई में यूं अहले मलामत ठहरे, ढांपने तुझको उसी की रदा आती है। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर। फ़ी अमान अल्लाह।